हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पोटेंशियल स्टेप, है ना। पोटेंशियल स्टेप का हमारा टॉपिक चल रहा है। इसमें हम जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम इंसिडेंट वेव फंक्शन यानी कि आपतित तरंग फलन, ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव फलन यानी कि परावर्तित तरंग फलन और पारगमित यानी कि ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन के बारे में बात कर चुके थे, ठीक है। हमने ये देखा था कि जो रीजन सेकंड है उसमें कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहती है क्लासिकल फॉरबिडन रीजन में, मतलब चिरसम्मत वर्जित क्षेत्र में कण के पाए जाने की कुछ ना कुछ प्रायिकता रहती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स रहती है, बट क्लासिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था और जाते जाते मैंने आपको ये बताया था कि सेकंड रीजन में पार्टिकल जो है उसकी प्रायिकता जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, पेनिट्रेशन डेप्थ पर या पेनिट्रेशन डिस्टेंस बोल सकते हैं आप इसको, यानी कि भेदन दूरी, है ना, इस पर डिपेंड करेगी। तो आज हम ये देखेंगे कि पेनिट्रेशन डेप्थ या पेनिट्रेशन डिस्टेंस या भेदन दूरी क्या होती है, ठीक है। तो इसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। तो आज मतलब ये उसी में चल रहा है, ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन जो है उसी में ही बताएंगे हम इसको, कोई अलग से पेनिट्रेशन डिस्टेंस का कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। चलें तो द probability of a particle in second region is described by penetration distance, यानी कि सेकेंड रीजन में कण की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो किससे परिभाषित की जाती है या वर्णित की जाती है, पेनिट्रेशन डिस्टेंस या भेदन दूरी से परिभाषित की जाती है, ठीक है। तो अब हम बताएंगे व्हाट इज पेनिट्रेशन डिस्टेंस। तो हम बताएंगे पेनिट्रेशन डिस्टेंस is the distance at which probability of particle is 37% of its initial value। डेफिनेशन समझ में आई आपको? यानी कि भेदन दूरी वो दूरी है जहां पर कण के सेकेंड रीजन में पाए जाने की प्रायिकता प्रारंभिक मान की कितना हो, 37% हो, है ना। यहाँ पे एक आप इसमें ऐड कर लेना, पेनिट्रेशन डिस्टेंस इज द डिस्टेंस एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन रीजन सेकेंड। वैसे तो अंडरस्टूड है कि हम सेकंड रीजन की बात कर रहे हैं, पर आप इसको ऐड करेंगे तो ये लाइन और अच्छी लगेगी, ठीक है, और क्लियर होगी। तो भेदन दूरी जिसकी मैं बात कर रही थी वो दूरी है जहाँ पर कण के पाए जाने की ये जो प्रायिकता है वो इनिशियल प्रोबेबिलिटी की कितनी होगी, 37%। जैसे कि आप देख रहे हो कि रीजन फर्स्ट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी उसकी यहाँ से ज़्यादा है, ठीक है, 1 है, 1 कह लो आप। लेकिन जैसे ही वो सेकेंड इस वाली बाउंड्री पर टकराया तो उसके सेकेंड रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे घटी, और जिस दूरी पर वो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता इनिशियल वैल्यू या प्रारंभिक मान की 37% रह जाती है, वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, पेनिट्रेशन डिस्टेंस। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी, पेनिट्रेशन, क्योंकि ग्राफ में ये वाला जो एक्सिस है यही बता रहा है डिस्टेंस को, समझ में आ रही है। तो ये जो डिस्टेंस है दिस विल सेड टू बी पेनिट्रेशन डिस्टेंस या भेदन दूरी। समझ में आ रही है बात आपको? तो पेनिट्रेशन डिस्टेंस समझ में, डेफिनेशन पूछी जा सकती है ऐड करके, पेनिट्रेशन डेप्थ या पेनिट्रेशन डिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो जो भेदन दूरी है ना, देयरफॉर पेनिट्रेशन डेप्थ, पेनिट्रेशन डेप्थ, इसका कोई डेरिवेशन आपके नहीं है, है ना। ऑलरेडी कैलकुलेटेड एक वैल्यू दी जाती है पेनिट्रेशन डेप्थ के लिए, डेल्टा एक्स, और वो दी जाती है 1/2 अल्फा से। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं अल्फा क्या है, याद है आपको, अल्फा हमने निकाला था। यहाँ पे हम बताएंगे सिंस अल्फा इज इक्वल्स टू √2m v0 माइनस ई बाय एच कट, याद है आप सभी को, यही तो वैल्यू थी इसकी, किसकी, सॉरी, अपॉन एच कट स्क्वायर, याद है। आप एच कट स्क्वायर को बाहर ले सकते हो तो 1/h कट लिख सकते हो, समझ में आ गई। तो मैं इस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, एच कट अपॉन 2 अल्फा √2m v0 माइनस ई, समझ में आ गई। दिस इज दी फॉर्मूला फॉर पेनिट्रेशन डेप्थ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पेनिट्रेशन डेप्थ कह लो या डिस्टेंस कह लो,
क्योंकि डेप्थ भी तो डिस्टेंस ही होती है भाई। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, डिस्टेंस कहोगे यहाँ पे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम पेनिट्रेशन डेप्थ वहाँ काम लेंगे जब मैं बताऊँगी ना आपको, टनलिंग इफेक्ट बताऊँगी। ठीक है, चलो वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी, अभी वो सस्पेंस नहीं ख़त्म करते हैं अपन। तो ये आपका क्या हो गया, भेदन दूरी हो गई। ठीक है, इसको आप इक्वेशन डाल लेना, मैंने अब तक कितनी इक्वेशंस डाली हैं उसके हिसाब से आप आगे डाल लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे पुराने पेजेस तो हो गए हैं इधर उधर, है ना, जितना मुझे ध्यान है उस हिसाब से। एक मिनट, अपन 13 तक इक्वेशन नंबर डाल चुके हैं ना, 13 जहाँ हमने साई फर्स्ट एक्स और साई सेकंड एक्स की वैल्यू निकाली है। उसके बाद आप एक काम करना, ये जो अपना ये आया है ना प्रोबेबिलिटी आई है, इसको आप डालना 14, है ना, उससे पहले तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 14 के बाद ये डालना 15 पेनिट्रेशन डिस्टेंस के लिए। समझ में आ गई बात आपको? तो आप यहाँ इस फॉर्मूले से क्या कंक्लूजन निकालते हो वो इंपॉर्टेंट है। देखो, पेनिट्रेशन डिस्टेंस जो है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, एच कट पर। एच कट तो कांस्टेंट है, तो एच कट पर तो डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि एच कट तो फिक्स है। ठीक है, टू कांस्टेंट है, ये वाला टू भी कांस्टेंट है, एम मास ऑफ द पार्टिकल इज ऑल्सो कांस्टेंट। डिपेंड कर रही है वी नॉट माइनस ई पर। वी नॉट क्या है, वी नॉट पोटेंशियल जो स्टेप है हमारा उसकी बाउंड्री है। ठीक है, और ई है आने वाले पार्टिकल की एनर्जी। ठीक है, इतना तो अंडरस्टूड है। हम कर रहे हैं केस फर्स्ट के लिए, यानी कि जब ई की वैल्यू लेस देन वी नॉट है। ठीक है, इसीलिए तो ये वी नॉट माइनस ई आई है। अब यहाँ पे आप देखो कितना अच्छा सुंदर कॉन्सेप्ट निकल कर के आएगा, वो ये है कि जैसे जैसे वी नॉट की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे जैसे वी नॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी, वैसे वैसे पेनिट्रेशन डिस्टेंस की वैल्यू कम होगी या नहीं होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होगा, पेनिट्रेशन सॉरी पोटेंशियल की जो बाउंड्री है ये कैसे बढ़ेगी, है ना, वैसे वैसे पेनिट्रेशन डिस्टेंस कम होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर पेनिट्रेशन सॉरी पोटेंशियल अगर क्या हो जाए, टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब मैं जो पोटेंशियल स्टेप की जो दीवार है या जो बैरियर है उसको इतना कर दूं, बहुत ज़्यादा बड़ी कर दूं उस दीवार को, तो उस केस में जो पेनिट्रेशन डिस्टेंस है दैट विल बी ज़ीरो। अब इसका क्या मतलब है कि अगर ये बढ़ेगा तो पेनिट्रेशन डिस्टेंस कम होगी, दैट मीन्स पार्टिकल के सेकंड रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे घटेगी। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि जब वो 37% रह जाती है, अगर पोटेंशियल को मैंने पोटेंशियल की जो दीवार है या जो बैरियर है, ऐसे ही तो है आपका, यही तो है पोटेंशियल स्टेप, और ये वी नॉट है ना, यहाँ से पार्टिकल आपका इधर जा रहा है। ठीक है, तो इनिशियली अगर आपने वी नॉट को कम लिया है, हालांकि वी नॉट ई से ज़्यादा है, लेकिन अभी वी नॉट मेरी मेजरेबल रेंज में है, जितना मैं उसको मेजर कर सकती हूँ। तो अगर मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाऊंगी तो पार्टिकल की सेकंड रीजन में जाने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं दीवार को बढ़ाती जाऊंगी तो प्रोबेबिलिटी सेकंड रीजन में धीरे धीरे कम होती जाएगी, और एक टाइम पर अगर मैं उसको इनफाइनाइट कर दूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी सेकंड रीजन में ज़ीरो। हालांकि ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये है डिस्टेंस, मतलब पार्टिकल की ये जो डिस्टेंस थी ना कि वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा था, ये जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे घटते घटते जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल की सेकंड रीजन में प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका अस्तित्व जब है पेनिट्रेशन डिस्टेंस का, जब पार्टिकल की सेकंड रीजन में कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है। समझ में आ रही है बात आपको? प्रोबेबिलिटी है मतलब साई सेकंड एक्स कितना था, डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी साई सेकंड के मॉड का स्क्वायर। तो जब तक ये है, अभी तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है तो पेनिट्रेशन डिस्टेंस है, लेकिन अगर जैसे जैसे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई पोटेंशियल की, तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये एक्सपोनेंशियल अभी डिक्रीज हो रही है, एक टाइम पर खत्म हो गई तो पेनिट्रेशन डिस्टेंस भी तो खत्म हो जाएगी ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें से निकल कर आता है। समझ में आ गई? तो आप क्या लिखेंगे, एज potential V naught increases, penetration distance decreases. ठीक है, if V naught tends to infinite then delta x is equals to 0। ये मैं सेकंड केस बता रही हूँ, पहला तो मैंने बता दिया, ये वाला तो मैंने लिख के बता दिया, और ये वाला बताया है कि एंड if V naught tends to infinite then delta x tends to 0। this means if potential is move towards infinity, then probability of the particle of
particle in region second tends to 0, यानी कि साई सेकेंड टेंड्स टू 0, मतलब साई सेकेंड टेंड्स टू 0, दैट मीन्स साई सेकेंड का स्क्वायर टेंड्स टू 0. दिस इज व्हाट दिस इज प्रोबेबिलिटी. समझ में आ गई. यानी कि उस केस में जब बैरियर बहुत बड़ा हो, यानी कि वी नॉट इज वेरी मच ग्रेटर, उस केस में क्वांटम मैकेनिक्स से वही रिजल्ट मिलेगा जो क्लासिकल से मिल रहा है. क्योंकि क्लासिकल क्या कह रही है, क्लासिकल यही तो कह रही है सेकंड रीजन में पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी 0 होती है. होती नहीं है, वो तो उसके एग्जिस्टेंस को ही नहीं एक्सेप्ट करती. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में कहता है कि वो होती है, पर वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है. और वो 0 होती है तो उसकी कंडीशन है कि अगर बैरियर बहुत ही ज़्यादा हो, हालांकि मतलब ये बाउंड्री बहुत ही ज़्यादा हो, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो. समझ में आ गई. तो अब क्या कहेंगे, देयरफॉर एट दिस पॉइंट क्वांटम conclusion of quantum mechanics is equivalent to the classical mechanics. समझ में आ गई बात, आपको समझ में आई, आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब आपका हम शुरू कर रहे हैं प्रायिकता धारा घनत्व या फिर प्रोबेबिलिटी करंट. इसी टॉपिक में चल रहा है. पोटेंशियल स्टेप में नेक्स्ट सब हेडिंग जो है वो है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी. प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी या प्रायिकता धारा घनत्व. आपको याद होगा प्रायिकता धारा घनत्व में पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस चैप्टर्स में. ठीक है, और ये होता है S इज इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2 आयोटा एम साई स्टार ग्रेडियंट साई माइनस का साई ग्रेडियंट साई स्टार. पढ़ चुके हैं नहीं हम, है भाई? अरे भाई पढ़ चुके हैं कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा है हमने ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को. यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. यहाँ पे अगर मैं इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, आयोटा आगे माइनस आयोटा हो जाएगा ना, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं. दोनों ही सही फॉर्मूले हैं. ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है बस उसमें, और कुछ नहीं है. समझ में आ गई. तो हम देखेंगे कि हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट केस है, उसमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कितनी होगी, ये हम लोग देखना चाहते हैं. ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि जो मेरा पोटेंशियल स्टेप है वो कैसा है, उसके 2 रीज़न है ना. हालांकि ये अंडरस्टूड है कि मैं बात कर रही हूँ E इज़ लेस देन V नॉट की. तो ये जो है रीज़न फर्स्ट है हमारा, और ये वाला रीज़न मेरा सेकंड रीज़न है. ठीक है, रीज़न फर्स्ट का तो कोई इशू नहीं है. रीज़न सेकंड में हमने नई चीज़ पढ़ी, वो थी पेनिट्रेशन डिस्टेंस. ठीक है, इसके अलावा हमने जो पूरा E लेस देन V नॉट का केस है उसमें हमने 3 तरीके के वेव फंक्शंस पढ़े. कौन कौन से? आने वाला यानी कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट होने वाला है ना, यानी कि रिफ्लेक्ट होने वाला मतलब परावर्तित होने वाला, आकर वापस जाने वाला, और एक थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी हमने इसमें भी पढ़ी थी, तो वो था हमारा ट्रांसमिटेड, यानी कि साई टी, साई आई और साई आर. जो साई आई और साई आर है वो रीज़न फर्स्ट में है. केवल एक ही वेव फंक्शन सेकंड रीज़न में है, वो है ट्रांसमिटेड यानी कि साई टी. ठीक है, मैं बार बार आपको एक चीज़ बोलती हूँ, वो ये है रटने की प्रवृत्ति बिल्कुल छोड़ दो. फिजिक्स में रटना नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, 1 सेकंड भी नहीं चलेगा. रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं चलेगा इसमें. समझ में आ रही है बात आपको? वही चीज़ें फिजिक्स उतनी ही आसान हो जाती है जब आप लॉजिक पकड़ते हो, जब आप उस तरीके से सोचना शुरू करते हो जिस तरीके से वो आपको सोचने के लिए कह रहा है. भाई आपके पास साइंटिफिक माइंड नहीं है, एटलीस्ट जितना समझाया जा रहा है वो समझने का माइंड तो होना चाहिए ना. क्योंकि साइंटिफिक माइंड तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो भी हैं जिन्होंने ये चीज़ें निकाली हैं, ये चीज़ें जिन्होंने इन्वेंट की हैं. लेकिन हम तो वो हैं जो इन्वेंट की गई चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? ठीक है, तो हमारे लिए तो होना ही चाहिए जो चीज़ें पहले से ही सुलझी हुई है. अब आप पे होना चाहिए इतना अच्छा दिमाग कि आप आगे जाके इसमें रिसर्च करो, कुछ और अच्छा नया खोजो. ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है सिंपल सा कि चीज़ों को समझोगे तो फिज़िक्स उतनी ईजी हो जाएगी और मज़ा आएगा पढ़ने में इवन. ठीक है, रटोगे तो कुछ भी पार नहीं पड़ेगी. हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, मेरी पूरी कोशिश है कि एक भी पॉइंट आपका अनछुआ ना रह जाए, कि मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया. रह भी गया बाई चांस तो मैं कहीं ना कहीं जिक्र कर दूंगी उसका. लेकिन आप में भी वो पोटेंशियल होना चाहिए कि मैं जो बताना चाह रही हूँ उसको आप कैच करो. समझ में आ गई? तो ये अभी जो बताया ना पूरा, ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड एनालिसिस मेथड. अब तक जितना भी पढ़ा है उसको 1 लाइन में, 2 लाइन या 4 लाइन में समझा देना.
ठीक है। पिछले 4 वीडियोस में जो पढ़ा वो मैंने ये बता दिया 30 सेकंड में, ठीक है। इसको कहता है एनालिसिस। एनालिसिस तब आता है जब टॉपिक क्लियर होता है माइंड में। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसका अपने दिमाग में एनालिसिस करो। आप लोग तो साइकोलॉजी भी पढ़ते हो ना, तो उसमें यही आता है, चिंतन करो, उसका मनन करो कि उस टॉपिक को मैं कैसे 1 सेकंड या 30 सेकंड या 1 मिनट 2 मिनट में मैं किसी को समझा सकता हूँ, कोई मुझसे पूछे तो, ठीक है। जितना अच्छा एनालिसिस होगा, जितने कम टाइम में, जितने कम शब्दों में, वही आपका अच्छा टॉपिक है। समझ में आ रही है, मतलब वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 50 बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम 2 बच्चों में तो फिजिक्स को लेकर इंटरेस्ट आए, ठीक है। बाकी के 48 तो सिर्फ पास होने के लिए देखेंगे, ठीक है। तो मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, फिजिक्स के लिए इंटरेस्ट भी क्रिएट करना है। समझ में आई? चलो खैर, अब मैं बात करी थी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की। तो मैंने कहा रीज़न फर्स्ट में 2 तरीके के वेव फंक्शन आते हैं, साई फर्स्ट और साई इंसिडेंट और साई रिफ्लेक्शन वाला आता है हमारा, ठीक है। और सेकंड रीजन में साई टी। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी भी 3 तरीके की होगी। समझ में आ गई? आप इसे एस से भी शो कर सकते हैं, कहीं कहीं आपको बुक में जे से भी दिखाते हैं, ठीक है ठीक है भाई। तो आप इसको जे से भी शो कर सकते हैं, एस से भी। एस से तो मैंने पहले बताया, जे से अभी बताया है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, अगर मुझे निकालना है जे आई यानी कि इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा, यानी कि माइनस आयोटा, है ना, और साई इंसिडेंट स्टार ग्रेडियंट, साई इंसिडेंट माइनस साई इंसिडेंट ग्रेडियंट साई इंसिडेंट स्टार, ठीक है। अब आपके पास रीजन फर्स्ट में साई आई है आपके पास ऑलरेडी, उसका कॉम्प्लेक्स निकालने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो एक बार तो उस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और साई स्टार के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरी बार में उसके कॉम्प्लेक्स का डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ट्राई करना, और करोगे तो पक्का होगा। पहले ये सोच लिया कि नहीं होगा तो वो फिर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है जे आई कितना होगा, आपको फाइंड आउट करना है जे टी कितना होगा, आपको जे आर कितना होगा और जे टी कितना होगा। इसी सेम फॉर्मूले से अंतर क्या होगा, यहाँ पे जे आर के लिए यहाँ पे आर और आर 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 आ जाएगा, और इसके लिए यहाँ पे टी 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 और टी आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? जिसका हो जाए अपना आंसर कमेंट करें, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के टर्म्स को कभी कभी कमेंट करना मुश्किल होता है, तो आप उसके पिक खींचें और उसको फिर आप कमेंट में डालें। समझ में आ गई? तो मुझे अच्छा लगेगा। और हैंड टू हैंड, कम से कम जो बच्चे हैंड टू हैंड वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि मैं कमेंट का वेट तो नहीं कर सकती, मुझे सोल्यूशन देना है इसका कल। समझ में आ गई? तो कोशिश करना, देखो और इसका आंसर कमेंट करो। जो लोग बाद में भी देख रहे हैं वो बाद में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनको ये है कि सोल्यूशन पहले ही मिल चुका होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात को बात? तो कल आप इनको कर लेंगे। कल कोशिश करेंगे कि कल ही मैं शुरू कर दूं सेकंड केस, ई इज़ ग्रेटर देन वी नॉट का, ठीक है भाई। ओके, करना इसको, है ना, सिंपली इसको मैंने बता दिया आपको। ओके, थैंक यू।